नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। चलिए डिस्कस करते हैं। आज है 25 अप्रैल, दिन शनिवार की करंट अफेयर के बारे में। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। या जो 1 वर्ष के महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है, ये वृद्धि होने वाली थी महंगाई भत्ते में, उसके ऊपर रोक लगी है। तो सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि महंगाई भत्ता मिलता किसको किसको है। तो महंगाई भत्ता केवल केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं उनको मिलता है। और उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, उसके अतिरिक्त जो पेंशन भोगी हैं उनको भी यह महंगाई भत्ता मिलता है। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मी हैं, उनको और पेंशनर भोगी जितने भी हैं उन्हें यह लाभ मिलता है। दूसरी चीज़, अभी वर्तमान में अगर महंगाई भत्ते की बात करें तो वह महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट 17% तय करती है और इसके बाद अभी 4% वृद्धि होने की बात कही गई थी। तो ये वृद्धि है, अब नहीं होगी। इससे लगभग सरकार 1 लाख करोड़ रुपए बचत करेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि इस ना दे करके सरकार 1 लाख करोड़ रुपए बचत करेगी। और दूसरी ओर जो ये कोविड-19 जैसी महामारी है उसके खिलाफ लड़ने के लिए पैसा लगाएगी। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि 1 वर्ष के लिए महंगाई भत्ता अब नहीं मिलेगा। जो वृद्धि होने वाली थी, तो ये 4% जैसी बात करी गई थी, कोई व्यवस्था ऐसी लागू नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 अप्रैल को शांति के लिए कूटनीति व बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन ने पहली बार इसकी अवधारणा 2019 में रखी कि प्रत्येक देश को एक पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने देशों या मित्र देशों के साथ कूटनीति और बहुपक्षवाद जैसे सिद्धांतों के ऊपर बल देना चाहिए। और इसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन भी यूनाइटेड नेशन ने किया, जो कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रारंभ अगर आपसे पूछता 2019 बताइएगा कि 2019 से शांति के लिए कूटनीति व बहुपक्षवाद पर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। ठीक है, 2019 से यूनाइटेड नेशन ने स्टैब्लिशमेंट इसको किया था। ठीक है, इतना ही था, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं, केवल आपको कट टू कट पूरी लाइन याद रखनी है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। व्हाट इज खोंगजोंग दिवस? आपको बता दूं, खोंगजोंग दिवस एक युद्ध था जो खोंगजोंग प्रांत में हुआ। मणिपुर के किसके किसके बीच हुआ तो समझ लेते हैं। 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल 1891 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को नाम दे दिया गया एंग्लो मणिपुर युद्ध। मैं लिख दे रहा हूँ, एंग्लो मणिपुर युद्ध। अब एंग्लो मणिपुर युद्ध में था ऐसा क्या? एंग्लो मणिपुर युद्ध में मणिपुरी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, शासन सत्ता को लेकर के, या कह सकते हैं अधिग्रहण संबंधी मसलों को लेकर के। अब इस युद्ध में मणिपुर के जो व्यक्ति शहीद हुए युद्ध में, उनकी स्मृति में ये खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। युद्ध जो हुआ खोंगजोंग प्रांत की एक पहाड़ी थी, वो पहाड़ी का नाम था खेबा पहाड़ी। ठीक है, खेबा पहाड़ी, इसी पहाड़ी पर यह युद्ध खत्म होता है और इसमें अंग्रेजों की अंतिम जीत भी होती है। तो याद रखिएगा कि खोंगजोंग दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? मणिपुर के द्वारा, मणिपुर में मनाया जाता है, स्मृति में मनाया जाता है शहीदों की। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखना है। अब बात मणिपुर से कर लेते हैं। मणिपुर के वर्तमान में जो सीएम हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। एक जर्नलिस्ट रहे हैं, एक फुटबॉलर रहे हैं। एन बीरेन सिंह जी वर्तमान में सीएम हैं और नजमा हेपतुल्ला जी वर्तमान में यहाँ की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए मणिपुर से आप लोग एक बात याद रखिएगा, भारत में एक बेहतरीन झील है, इसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील आपको बता दूं जानकारी के लिए, लोकटक झील भारत में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से एग्जाम में पूछी जाने वाली झील है कि लोकटक झील का कहाँ पर किस राज्य में है। तो ये बात याद रखिए, लोकटक झील एक मणिपुर में अवस्थित एक झील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए वैकल्पिक कैलेंडर जारी कर दिया है। वैकल्पिक कैलेंडर जो है, छोटे बच्चे जो भी हैं प्राथमिक स्तर की जो शिक्षाएं प्राप्त करते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक ग्राफिकल बेस से या कलर्ड बेस से इस तरीके से एक कैलेंडर बनाया गया है कि हम बच्चों को इस ढंग से पढ़ाएंगे कि बच्चों की पढ़ाई में, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, जो लर्निंग प्रोसेस उनका सीखने का रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए वैकल्पिक कैलेंडर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्री, मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ, रमेश पोखरियाल निशंक जी वर्तमान में मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया कह सकता हूँ। है क्या पंचायती राज दिवस? देखिए, महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था ग्राम स्वराज के लिए कि गांवों में इतनी सत्ता होनी चाहिए कि गांव अपने हिसाब से काम कर सके। तो ग्राम स्वराज की एक स्वप्न को साकार करने के लिए एक तरीके से मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। लेकिन इसके पीछे कहानी है, आपको समझनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर सुधार हो लोगों में,
ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, ग्राम सभा में ऐसे तबकों को शामिल किया जाए जो कि समाज से विक्षिप्त हैं या समाज से बाहर हैं। इन सभी चीज़ों को समायोजन करके ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर ऐसी संगोष्ठी का आयोजन किया गया कि ग्रामीण स्तर पर सुधार किया जा सके। इन्हीं सब के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी कहानी को हम समझ लेते हैं धीरे धीरे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को पहली बार एक व्याख्या के रूप में 10 सितंबर 1991 में एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है जी वेंकट स्वामी। जी वेंकट स्वामी पहली बार एक अध्यादेश लाते हैं, या कह सकते हैं कि एक प्रपत्र लाते हैं, और उसे लगभग 23 दिसंबर 1992 में 17 राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित करवा करके एक संवैधानिक दर्जा उसे दिलाते हैं, जो दर्जा कहलाता है 73वां संविधान संशोधन। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये होता है 1992 में, 1992 में। उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती व्यवस्था है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संवैधानिक दर्जा दे करके इसे बाकायदा संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया। प्रत्येक गांव में पंचायत की व्यवस्था भी की जाने लगी। तो इतनी बात हमें याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया 1992 में, और बाकायदा इसे भाग 9 में दर्ज किया गया। अगर मैं बात करूं तो यह संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय पर शामिल हैं। इसमें संविधान की 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, उसमें बाकायदा पंचायती व्यवस्था के ऊपर 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषयों की चर्चा कहाँ की जाती है पंचायती के ऊपर? ये खूब पूछा जाता है, तो 11वीं अनुसूची में की जाती है। और संविधान के भाग 9 में बाकायदा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद बेस में बात करूं तो अनुच्छेद 243 ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक की 1940 आपका आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ तक की संविधान में पंचायती ग्रामीण स्तर वाले ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। अगर और प्रीवियस के देखें तो 1959 में 2 अक्टूबर के दिन सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का जो लागू करने की नीति है वो राजस्थान के नागौर में लागू की गई है। खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। और इस दिन, खास दिन 24 अप्रैल के ही दिन, प्रत्येक जो देश में उत्सव की भांति मनाया जाता था ये पंचायती राज दिवस, प्रत्येक राज्य सरकारें मनाती थी। इस बार नहीं मनाया जा सका। लेकिन एक बात और आपको याद रखना है कि पंचायती राज दिवस के ऊपर कोई ऐसा पुरस्कार दिया जाता है तो जी बिल्कुल दिया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? तो 24 अप्रैल के दिन ही दिया जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट आपसे सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं कि किस भाग में आता है, संविधान की किस अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, इस पर ये सारी चीज़ें हैं। और जो पंचायत होती है उसे अधिकार होते हैं, जो मेला क्षेत्र होता है या कर क्षेत्र होता है, या क्षेत्र की जो भी पंचायत स्तर की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर कर वसूलने का भी अधिकार पंचायत को होता है। तो इतनी बातें याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड्स #माई बुक माई फ्रेंड्स नामक अभियान चलाया और कहा कि व्यक्ति को कम से कम इन 7 दिनों में किताबों से जुड़ना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोगों ने अगर देखा हो प्रीवियस करंट अफेयर के सेशन में, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे मनाया गया कि लोगों को पुस्तकों से जोड़ा जा सके। इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल थी, माई बुक माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखें किसने अभियान चलाया? तो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व आपकी हिंदी रंगमंच कार्यकर्ता हैं उषा गांगुली जी का निधन हो गया है 75 वर्ष की आयु में। ये एक बेहतरीन रंगमंच कार्यकर्ता थी और हिंदी रंगमंच कार्यकर्ता संगठन की एक समूहकर्ता की स्थापनाकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इतना याद रखिए केवल। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स अमेरिकी की निजी ये एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। निजी स्पेस एजेंसी है ये निजी स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, यानी कि प्राइवेट तौर पर। इसने 60 उपग्रहों को लॉन्च किया है सफलतापूर्वक। पहली चीज ये लॉन्च किया है, स्पेस एजेंसी है 60 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का काम किया है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है।
दूसरी चीज, स्पेस एक्स ने जो ये प्रशिक्षण किया है, जो ये परीक्षण किया है, इसको परीक्षण जो लागू किया है, इसे परीक्षण किया है फाल्कन 9 नामक रॉकेट से। फाल्कन 9 नामक रॉकेट से इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और इसके वर्तमान में जो मालिक हैं वो हैं एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क ने सबसे पहली बार एक व्यवस्था की थी कि हम इस चीज़ को सबसे पहले यात्रियों को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये एलन मस्क की एक नीति थी। लेकिन अभी आपको 60 उपग्रह याद रखने हैं, किसने लॉन्च किए हैं? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का परीक्षण किया है। ईरान का पहला ये सैन्य कह सकते हैं कि डिफेंस सैटेलाइट है नूर, इसका परीक्षण किया है ईरान ने। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। ईरान की स्पेस एजेंसी का नाम है ISA, यानी कि आपकी ईरानियन स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना भी 2009 में हुई, यानी कि बहुत जल्दी स्थापना इसकी हुई थी, जबकि इसरो की 1969 में सभी लोग जानते हो। तो ISA 2009 में एस्टेब्लिशमेंट एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जिसने अपना परीक्षण किया है सैन्य उपग्रह नूर का। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है और वर्तमान में यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केरल ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग व मॉनिटरिंग के लिए तिरंगा वाहन को लॉन्च किया है। तिरंगा वाहन में बाकायदा कैमरे, साथ में कैमरे के साथ साथ में थर्मल स्क्रीनिंग यंत्र और थर्मामीटर, सारी संबंधित सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, जिससे कि लोग चलते फिरते भी लोगों की स्क्रीनिंग संभवतः हो सके। ठीक है, केरल के CM आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, और राज्यपाल दोनों नाम कि क्या हैं केरल के CM और गवर्नर दोनों। तो ये बात आपको याद रखना है, तिरंगा वाहन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तिरंगा वाहन केरला द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। IIT दिल्ली ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया है, वास करो ऐप। वास करो ऐप IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन में क्या क्या होगा? एक तो कोविड-19 का ट्रैकर होगा, आप लोगों को ट्रैस किया जा सकता है जिस तरीके से आरोग्य सेतु में होता है। ये भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड एक बाकायदा व्यवस्था है, इसमें ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने के बाद बाकायदा आप जानकारी ले पाएंगे। तो ये आज के 11 क्वेश्चन थे। जो भी प्रश्न समझ ना आया हो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पंचायती राज व्यवस्था मैंने पूरा आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, अलग से मैं लेक्चर नोट करता पर पंचायती राज व्यवस्था पे, तो उससे बेहतर है कि आपको यहीं पर पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। पढ़िएगा, जो भी प्रश्न पूछने योग्य हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।